बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, इस वक्त वतन अजीज में जो मौजूदा सिचुएशन जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो प्लान की गई, जो जिस तरीके के साथ उन्होंने रेंजर को, पुलिस को और सारी फोर्सेस को अलर्ट रखा गया और पाकिस्तान में एक जो काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़र में अगर आप देखा जाए तो हमारा जो जो हमारा जो मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल है वो तो एक तरफ अलहदा है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखा जाए तो तो जिस तरीके के साथ खान साहब के साथ उनको कई अरसे काफ़ी अरसे के साथ उनको अदालतों में घसीटने की कोशिश की जा रही है, उन पर तरह तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको खालिद थैंक यू खालिद साहब, तो उन पर काफ़ी जुर्म लगाकर उनको अदालतों की चक्कर लगा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। लेकिन जो गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो सूरत हाल आई है वो इस लग रहा था कि खान साहब की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्का है, जो कि किसी भी तरह हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। आपने देखा होगा कि माजी करीब में भी जिस तरह परवेज इलाही साहब के घर में इन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया और फोर्सेस ने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वारंट के उनके घर इस तरह रेड किया जिस तरह वो राव के एजेंट हों या वो उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ हो। फिर आपने देखा कि किस तरीके के साथ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी कितनी ज्यादती की गई, और अब शनीद ये है कि मराज सईद साहब के साथ भी वही किरदार, घिनौना किरदार अदा करने जा रहे हैं। लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी गुज़श्ता चंद दिनों में, स्पेशली लास्ट 48 आवर्स में, ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त भी मुतवक्का है, और जो वाबजौक जरा कह रहे थे कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो चंद घंटों तक हो सकती है। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान जनाब खाला परवेज चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। खाला साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खाला साहब, सबसे बहुत पहले तो हम इस पॉइंट की जान बातें हैं कि जिस तरीके के साथ मुल्क में इस वक्त जो एक तशद्दुद की सूरत हाल जा रही है, और खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद रोज से बहुत ही चहम गोइयां हो रही हैं। हर जो फोरम पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि खान साहब को किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन हर उन्होंने मनफी हरबा इस्तेमाल किया। खान साहब ने फिर भी व्हील चेयर पर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हाजिरी दी और हर तरह के जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ मेरे ख्याल में जो कि डिसीजन मेकर पाकिस्तान में वो इस बात का तहिया कर चुके हैं कि उन्होंने हर कीमत पर खान साहब को निशान इबरत बनाना है। जी खालिद साहब, आप इस सारे मंजरनामे को किस नजर में देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आसम भाई, जिस तरह आपने भी बड़ी तफसील के साथ ये भी बताया। जो खान साहब की भी जिस तरह आपने बात की कि व्हील चेयर के ऊपर गए, अब इसमें एक तनाजर देखें कि यही खान साहब हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जब इनकी पेशी होती है तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं होती? वहां पर क्यों नहीं हजारों के हिसाब से जो है रेंजर्स और पुलिस एहलकार और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड, ये सारी चीजें वहां पर क्यों नहीं होती? क्या वो हाई कोर्ट नहीं है? क्या वो रिस्की जगह नहीं है? इस्लामाबाद में क्या ऐसी वजह है कि वहां पर जब खान साहब की पेशी होती है तो वहां पर जो है देखा आपने कि आज किस तरह एफसी और रेंजर्स और जो है पुलिस और जो फायर ब्रिगेड्स और जो है बख्तबंद पुलिस की गाड़ियां और यहाँ तक कि वाटर कैनन तक वहां पर पहुंचा दिया गया। तो आज ये सारा जो सिनेरियो देखिए लग रहा था कि शायद वो आज उनको गिरफ्तार करेंगे, जो उनकी तैयारियां जो वो बता रही थी। और इससे पहले भी कुछ चहम गोइयां हो रही थी इस्लामाबाद में कि ये कोई जो है ना कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं ये खान साहब को। और जिस अली अमीन गंडापुर वो तो आज छूट गए महीने बाद। तो ये आज मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद इन्होंने जो है ना आखिरी टाइम पे आके जो फैसला किया, क्योंकि खान साहब ने पहले ही आके मीडिया के ऊपर कह दिया कि ये जो
मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे खदशा है। उन्होंने फिर जितने उनके विंग्स थे सबको मुतहर्रिक कर दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो फिर आपने ये करना है। तो वो मीटिंग बकायदा कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बकायदा वीडियो मैसेज भी जारी कर दिया कि आप लोग पहुंचे। तो वो एक माहौल क्रिएट हो गया कि उन्होंने सोचा जिस तरह खान साहब जब हाई कोर्ट में पेशी हुई थी, उनके पाँव के ऊपर वहां पर कोई ठेडा लगा, जो भी हुआ वहां पर उसको वो दोबारा उनको प्रॉब्लम हुई, तो वो फिर शौकत खाने में गए। तो उन्होंने फिर कहा कि सोजिश पड़ी है तो आप जो रेस्ट करें। तो उन्होंने रेस्ट जो है एडवाइस कर दिया। तो खान साहब व्हील चेयर के ऊपर आ गए। अब इन्होंने देखा भी अगर व्हील चेयर के ऊपर हम पकड़ते हैं तो इसकी हमदर्दियां खाने की और बढ़े। अच्छा, ये जो साइंसदान है ना, वो बड़े तरीके से बहुत चीजें सोचते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि यार अब इस हालत में इसको अगर पकड़ा ना हमने तो इसकी हमदर्दियां यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो तो इसका ऑलरेडी इम्प्लीकेशन होगी। ऑलरेडी उनकी जो आपको पता शोहरत है जब वो बिल्कुल जो उनकी है मकबूलियत वो इंतहा की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस हालत में इनको छेड़ लिया ना हमने तो फिर इसकी इम्प्लीकेशंस जो है ना बरतानिया में पहुंचेंगे। आप नोटिस कर लें, जिस दिन भी इन्होंने इमरान खान को तंग किया तो वो उसके अगले दिन ही वहां पर मेफेयर अपार्टमेंट नवाज शरीफ घर के बाहर दफ्तर के बाहर लोगों ने अब हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए नारेबाजी की। वो बदला लिया उन्होंने। तो अब उनको पता कि छेड़ेंगे तो इसकी इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया में जाएंगी। तो उन्होंने, मेरा जाती ख्याल ये है कि उन्होंने, चूंकि एक तो खान साहब ने पहले ही जो है बता दिया, और खान साहब की प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी हमदर्दियां भी हैं। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ धड़े बिल्कुल। ऐसे हैं जिसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके लिए, आप देखिए खान साहब ने पहले बता दिया था कि मुझे कत्ल करने के लिए मुझे मुझे जो ना, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना इन्होंने, जुबैर लतीफ ने और मरीम औरंगजेब ने कहा था कि जी खान साहब जो है मजहबी जुनूनियत के को बहुत सारी चीजें इनकी जो नेगेटिव टीवी के ऊपर दिखाई थी और सरकारी टीवी चैनल के ऊपर दिखाई थी बकायदा। तो उस वक्त खान साहब ने कहा कि मुझे ये चाह रहे हैं कि कोई मजहबी जुनूनी मुझे मार दे, ये कि ये तो मजहबी जुनूनी है, बिल्कुल वो तो हमें क्या पता। तो वो एक रास्ता हमवार कर रहे थे, तो उसी वजह से वजीराबाद में हमला हुआ और दूसरे हमले में एक बार ये बच के वापस चले गए। अब इस बार पता नहीं क्या हुआ, खान साहब ने सोचा कि अब दोबारा फिर मैं फलंदा लेके जाऊंगा ना, बंदे लेके जाऊंगा तो यहाँ पर फिर लड़ाई होगी, तो फिर एक नया मुकदमा बनेगा। मगर पता नहीं खान साहब ने क्या सोचा। उन्होंने बकायदा वहां पर अपने जमान पार्क में जो साथ जाना चाहते थे ना, जो कारकुनों से कहा कि जी आप कोई ना जाए, मैं अकेला जो नॉर्मल सिक्योरिटी के साथ में जाऊंगा। तो उन्होंने रोक दिया। तो बहरहाल ये एक इन्होंने ना एक गिरफ्तार ना करने की जो मेरे ख्याल में वजह यही है। और ये सोचो कि यार कि अगर ये पहले आपने काफी सारी जो है ना हरकतें ऐसी कर दी हैं, बेहतर है कि इसकी और ना बजाय इसको ना पकड़े। अब आप भी समझते हैं कि जे व्हील पे चेयर वाले बंदे को पकड़ के लेके जाएंगे ना, आप व्हील पे लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे फिर। तो वो एक इनको प्लस पॉइंट खास को मिल गया। तो अब ये जब तक ये हफ्ता इधर है, देखिए अफसोस की बात देखें कि 140-150 के मुकदमे हो चुके हैं। अब लाहौर से बेचारे इस्लामाबाद तरीक के लिए जाते हैं, बार बार जाते हैं। एक साबका प्राइम मिनिस्टर है और दूसरा देखें यहाँ पर अगर आप इसको देख लें, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बेटों की जमानत हो गई है, सबकी जमानतें हो रही है, वो जाते भी नहीं है, घर बैठे रहते हैं। उनका बंदा भी जाता कहता है कि वो नहीं आ सकते। देखिए वक्त वक्त की खालिद बात है, साहब, क्योंकि अब आप हुकूमत इनकी माशाल्लाह है। एक बड़े बाखबर तरीन साफी हैं। क्या जब पाकिस्तान की अदलिया का फेलर नहीं है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पर इधर यूके में बैठा है और उसका जो जमानती है वो पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम है, और जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बैठा हुआ है, और किसी अदालत को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वक्त के हाकिम को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अदालत बुलाए और उनको वह है कि आपने 3 महीने का टाइम लिया था और जो स्टाम्प था वो वापस नहीं आया, आपने जमानत दी थी। एक तरफ तो अदलिया का जो बहुत बड़ा फेल रहा कि उन्होंने वो अपने जो उन्होंने एक वक्त दिया था स्टाम्प पर, उसको शहबाज शरीफ को बुलाकर उसके जवाब तलबी नहीं की। और दूसरी तरफ जो खान साहब हैं वो एक इंतहाई, आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, उनकी बात को पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में उनकी बात को, उनके अल्फाज पे चुना जाता है। इसके बरक्स एक इस्लामाबाद जी की जो मजिस्ट्रेट है, जो इस तरह की एक बिल्कुल कहते हैं कि तीसरे दर्जे की जो अदालतें हैं वो उनको
बहाने बहाने से तलब कर रही हैं। क्या यह पाकिस्तान की इंसाफ का कत्लेआम नहीं है? जी खालिद साहब। असल में इसके ऊपर बात करते हुए भी जो है ना एक शर्म सी महसूस होती है कि जो आज मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट के जो है जो करप्ट तरीन किस्म के जो मेंबरान हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहे हैं कि जी हम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ मंगवाएंगे, यहाँ पर पार्लियामेंट में जवाब दे, कभी कभी चीफ जस्टिस को बुलाएंगे। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, बेसिकली इनका जो बेसिक दारोमदार है ना, वो वकला के साथ होता है। और दूसरी जो सियासी जमातें हैं, जब भी कोई हुकूमत आती है ना, तो वो फिर अदालतों का भी कोई झुकाव कोई उस तरफ हो जाता है, क्योंकि जितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वो हुकूमत नहीं करनी होती है। अब देखें, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया जी इलेक्शन को नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर रही इलेक्शन को नहीं हो रहे, और ऊपर से उनको धमकियां लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना असम भाई, अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासतदान है आज 75 सालों से, इन्होंने इसको कभी ग्रो होने नहीं दिया है, इसके ऊपर कभी पैसा खर्च ही नहीं किया। अब अंदाजा कर लें कि अभी जो है जो छोटी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या तहसील कोर्ट्स हैं, आसम भी आप अंदाजा कर लें कि वहां पर लाखों लोग बेचारे इंसाफ की बिल्कुल। तलाश में पड़ रहे हैं। एक अदालत के एक जज है, वो जज एक है, उसके पास तकरीबन 3 लाख या 4 लाख जो है आबादी वाला या 6 लाख आबादी वाला एक आता है। वो जज के पास हजारों के हिसाब से 1500 या 2000 केस पड़ा हुआ है। अब आप बताएं कि वो तारीख डाले नहीं डालेगा तो क्या करेगा। और इन जजेस के ऊपर ये ट्रायल कोर्ट है, ये बकायदा ट्रायल करते हैं, तारीखें कई पड़ती हैं, फिर जाकर फैसला करते हैं। और हाई कोर्ट ऊपर बैठी है, वो जो अपीलें देती है, जो यहाँ से सजा मिलती है वो जाकर लीव लेते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर भी ये सूरत हाल है कि जजेस पूरे नहीं है, जजेस की इंतहाई जो है कमी है, और जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इसी तरह जितने नैब के भी अदालतों की तरह अंदर भी कमी है, एंटी करप्शन की भी कमी है। और एक एंटी करप्शन का जज वो पूरी डिवीजन में एक होता है, वो क्या करता है, वो कहता है एक में इस इतने जिले हैं, 3 दिन में इधर बैठूंगा, 2 दिन उधर बैठूंगा, एक दिन उधर बैठूंगा। अब ये अंदाजा ला लें कि जजेस की पूरी करने किसकी जिम्मेदारी है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। देखिए, ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। ये पार्लियामेंट में जो जो बैठे हुए ना अनपढ़ किस्म के एमपी है मेरे, जो बिल्कुल। आके बैठ तो जाते हैं, वो इनको इतनी अकल नहीं है कि कुछ करे। क्या किया इन्होंने, किया अगर आसम भाई इसके ऊपर अगर जुडिशरी के ऊपर आपने पैसा खर्च किया होता तो आज लोगों को इंसाफ मिलता। ये चाहते नहीं है जुडिशरी मजबूत हो, ये हमेशा जुडिशरी के अंदर एक हमेशा चाहते हैं कि जजेस की तकसीम रहे, और जो इनके लोग होते हैं, जो वकला होते हैं, वो जज बनते हैं, वो अंदर जाके फिर एक तकसीम होती है। जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदारा है, उसके अंदर भी 7 जज एक तरफ है, 8 जज एक तरफ है, और तमाशा बना के रख दिया है पूरे इलाके में। और ये जो आप कह रहे हैं इंसाफ की बात, यहाँ पे इंसाफ की बात ऐसी है कि मुस्लिम नवाज का ये तारीख शो करती है कि खासकर लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि जस्टिस क्यूम को ये फोन करके कहते थे कि बेनजीर को 2 साल नहीं, उसको बिल्कुल। 4 साल बिल्कुल। सजा देनी है, उसको ये करना है। और ये सिस्टम को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। और जज जज क्या करें, जज अब सुप्रीम कोर्ट कह रही इलेक्शन का, वो कहते नहीं कराए, नहीं कराने, खालिद कर भाई, लो जो जो करना। अब जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जी लार्जेस्ट बेंच ने एक क्लियरली फैसला दिया था कि जो इलेक्शंस हैं जो केपीके के और पंजाब के, वो उन्होंने कहा था कि 14 मई को होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि अगर आप पूरी दुनिया में देखिए खालिद भाई, कि कोर्ट्स का फैसला जो है वो हमेशा सर आंखों पर होता है, और कोई भी मसला हो कोर्ट्स के फैसले को कोई इस तरह उनकी बेतौकीरी या बेकदरी नहीं करता। लेकिन अब देखें कि आज जी सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, और अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतहाई ढाई के साथ उन्होंने कोर्ट्स का फैसले का कोई अमल दरामद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। क्या हमारी कि अदलिया जो सबसे सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा है, वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा रही? और अगर बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो जिस तरह आपको पता है कि जो सुल्तान सिकंदर राजा, वो आपको पता है किन ताकतों का मोहरा है, अगर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात को मानने से इनकार करता है, तो वो कौन सी शख्सियत है, कौन सी ताकत है, कौन सा अदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद कराएगा? जी खालिद साहब।
जिस तरह आपने अभी चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की, वो अभी एक नई दरखास्त लेके चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी आपका ये इस्तेकाक ही नहीं है कि इलेक्शन करवाएं, और आपने ये फैसला जो गलत किया है, क्योंकि ये इस किस्म के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसको कह रहा है कि आपने गलत फैसला किया, क्योंकि उसको जो है तायद हासिल है जो हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारे साइंसदान, उनकी तरफ से ज़ाहिर है उनको जब शय मिलती है तो सारे काम ही होते हैं। अब देख लें हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा ही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि फैसला करो, वो कहते हैं कि हम इस फैसले को मानते नहीं। अब नवाज शरीफ ने भी यहाँ लंदन में बैठकर बयान दे दिया मैं फैसले नहीं मानता, और यही नवाज शरीफ की टेप चल रही है जिसके ऊपर ये बता रहे हैं कि जी यूसुफ गिलानी फिर नीचे उतरो, घर जाओ, फिर आओ, कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे नहीं मानते, ये जंगल का खून, यही नवाज शरीफ ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 184 के तहत ये जिसमें ये करवा सकते हैं ऑर्डर, यानी कि आर्मी को ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरह ये आसम भाई जो आज का जो केस है ना, ये बैक टू 1997 वाली तारीख रही जा रही है। जिस तरह 1997 में जस्टिस जाद अली शाह साहब के साथ हुआ था ना, आज वही चीजें हो रही हैं, खूब वही चीजें हो रही हैं, वही करेक्टर है, वही चीजें हैं। करेक्टर भी देख ले वही है, करेक्टर नहीं चेंज हुए। उस वक्त जब जाद अली शाह ने आर्मी चीफ को लिखा तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, असी हाजिर है, लेकिन सानू डिफेंस मिनिस्ट्री कवे। वो डिफेंस मिनिस्ट्री किस तरह कह सकती थी, तो उनकी हुकूमत की थी, तो वो नहीं बात बनी। आज भी वही हालात हैं, क्योंकि ये बात नहीं मानेंगे। अब 2 दारे नहायत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है असम भाई, पाकिस्तान जो माशी तौर पर तबाह हो चुका है, और यकीन करें कि अभी हालात इतने खराब जा रहे हैं पाकिस्तान के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये जो सियासी पार्टी है वो किसी चीज का अपनी जाती सियासत के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक। वो किस हद तक गिरे आपके सामने देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इन्होंने हाल कर दिया है, उनकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। जस्टिस अली नकवी के साथ क्या किया और किस तरह चीफ जस्टिस साहब की तस्वीरें, और एक टके टके के लोग हैं जो बैठ के बातें कर रहे हैं। वो जो मुस्लिम नून से निकल के गया है, हमारे तरीक इंसाफ से निकल के गया, वो क्या बकवास कर रहा है कि जी वो हम इनको यहाँ बुलाएंगे। तो ये अभी 2 दारे आमने सामने हैं। उसमें टेक्निकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट की अगर आज इज्जत बच सकती है, तो अगर पूरी वकला बरादरी अगर इकट्ठी होगी तो बच सकती है। दूसरी सूरत में वो जो हमारा जो है जस्टिस सिस्टम ये समझे दब जाएगा, और पार्लियामेंट ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। ये एक मिसाल सेट हो जाएगी, और ये प्रेसिडेंट सेट होगा जो कि हमारे आने वाले जस्टिस सिस्टम को तबाह करके रख देगा। उसके बाद यही जो वजीर आजम आएंगे, जो भी आएंगे, और ये इसी तरह अपनी मर्जी से काम करेंगे, मर्जी से कानून बनाएंगे। और जिस तरह न्याय की कवरेज खत्म कर दिए और चीज जैसे की ताकत खत्म करने के लिए नए सिस्टम बना दिया, यानी कि ये बदकिस्मत तरीन, ये मैं कहता हूँ कि हमारा ये फैसले जो हो रहे हैं इन दिनों में, और जो वकला बरादरी पंजाबी भंग पी के सुती, अब चाहिए कि उनको उठे, देखें क्या हो रहा है। खान साहब ने कच्चा फैसला किया कि 1 घंटे के लिए निकले, लोग बार बताएं कि हम चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। जो जब चीफ जस्टिस साहब अपने सीट पे बैठे वो बोल नहीं सकते, उनकी जगह पे किसी को स्टैंड लेना पड़ता है। खालिद साहब, आपने अभी तज़किरा किया कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, खासतौर पर हमारे जो मुआशी हालात हैं वो वाकई बहुत खराब हैं। लेकिन खालिद साहब, अगर इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के जरिए लंदन पहुंचे हैं आज, और सिर्फ उनकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि 2 दिन के बाद किंग चार्ल्स की ताजपोशी होनी है। तो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पिक्चर देखी होंगी कि वो प्राइवेट जेट प्लेन के जरिए वो गए हैं, और वहां पे उन्होंने जो वीडियोस मुख्तलिफ नेटवर्क पर, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आई हैं, उनमें से बच्चों की प्रांत और इस तरह के खाने और सारा कुछ वो साथ पूरी फैमिली और लाव लश्कर के साथ गए हैं। एक तरफ तो आप ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब दावा करते हैं कि वो अवाम के खादम हैं, वो पहले अपने को खादम आला कहते थे, अब वो आपके खादम से वो कहते हैं कि मैं एक पाई भी कौम की निजात खर्च नहीं करूंगा और मैं तनख्वाह तक नहीं लूंगा। और दूसरी तरफ देखा जाए उनके जो असल जो रियलिटी है
वो प्राइवेट जो चार्टर्ड प्लेन लेकर गए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक मैं एक साइट पर देख रहा था कि उसका जो एक दिन का पार्किंग का किराया है वो भी तकरीबन 3,500 पाउंड है, जो कि तकरीबन 12 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपया बनता है। और ये 6 दिन के लिए गए हैं। उनका तमाम क़याम, उनका रहना, क्या वाकई 5 स्टार होटलों में रहना और इस तरह पूरे प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में जाना, क्या वाकई हमारे मुआशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी जो फैमिली है, उनके जो पूरे का पूरा लाव लश्कर है, वो उनको एहसास नहीं है कि हमारे अवाम जो है वो किस तरीके से, किस करब से जिंदगी गुजार रहे हैं। जब ये असम्बली के फ्लोर पर जो जलसों में बातें करते हैं तो उनका लहजा डिफरेंट होता है कि हम अवाम के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी की तरफ आए, जो प्राइवेट जेट प्लेन लेकर जाते हैं, क्या ये अवाम के साथ, ये गरीब के साथ मजाक नहीं कर, जी ये मजाक नहीं है जी खालिद साहब? जी आसिफ भाई, ये तो इनकी तारीख है, इनकी हिस्ट्री ये शो करती है मुस्लिम नवाज की खासकर। फिर आप अंदाजा करके देख लें तो जब भी अमेरिका का दौरा हो या कोई दौरा हो, उनको मिस नहीं करते हो, पूरे अपने फैमिली के साथ वो जाते हैं, तो वो फिर एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये सियासतदानों के दो रूप होते हैं। वो एक रूप जो होता है वो प्रैक्टिकली कुछ और बताते हैं, करते कुछ हो रहा है। अभी बिलाल भुट्टो साहब ने भी झूठ बोला, वो कह रहे हैं कि जी जितने मैं खर्चे करता हूँ अपने जाती खर्च पे जाता हूँ, हालांकि ये सच नहीं। ये झूठ साहब के सामने आ गए। जब बात करेंगे तो इसमें इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी तो इनकी हो नहीं सकती जो कर रहे हैं। तो ये इनको कभी, इन्होंने आसम भाई कभी अवाम का सोचा ही नहीं। कभी सोचा होता है हॉस्पिटल बनाते, उसके ऊपर पैसा खर्च करते, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम जो बहुत जरूरत है जिस चीज की, तो ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, को जमीन के ऊपर कब्जे थे। ये सारी चीजों जो है ना, चीजों को छोड़ के ये अपनी जाति जो है ना, अपनी दौलत बनाने में, अपना जो है जितना भी पैसा बन जाए अपने, वो उसको छुपाने में, और अपने कानून, अपनी जात की हिफाजत के लिए तरमीम करने में खर्च करते हैं। इनका कोई दूर दूर से तलक वास्ता नहीं अवाम के साथ। बातों बातों में बहुत तलक वास्ता बताएंगे। अब देख लें, इससे पहले कि जितने बिलावल भुट्टो ने दौरे किए, आप तखमीना लगा के देख लें कितने अरबों डॉलर के हिसाब से बन जाएगा। और इनका देख लें, जिस तरह अभी आपने कहा 3,000 3,500 पूर्ण एक दिन की पार्किंग का किराया, तो देख लें वो 1 करोड़ से ज्यादा ये हो जाएगा। फिर 5-4 करोड़ खर्च करेंगे, और ऊपर से कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन कराने के लिए। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं, और दूसरी तरफ ये पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी फैमिली के साथ, नवासे, बेटे बेटियां, सारी फैमिली, करीबी रिश्तेदार, सारे के सारे 5 स्टार होटल में रहना, उनकी शॉपिंग, ये कहाँ से आएंगे? जो शबाशी साहब जो है ना, वो बेसिकली बड़े मासूम आदमी है, सही पूछे तो। उनको जब वज़ीर आज़म बनाना था, उनको पूछा खान साहब को बनाने से पहले भी, उन्होंने कहा यार आपको वज़ीर आज़म बनाना है तो आपसे कहें कि ये काम करना है, आप कर लोगे? उन्होंने कहा तानू पता है मेरी किताब तो खुली, मेरी तो जिंदगी खुली किताब है, मैं जो फैसला करूंगा पहले भाई से मशवरा करूंगा, उसके बगैर मैं नहीं कुछ करूंगा। फलां काम वो जी तानू तो पता है, फिर मशवरा करके वो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰੂ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ भी मैं नवाज शरीफ से पूछूं। वो मासूम आदमी बेचारा, वो इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, अब नवाज शरीफ के मुकाबले में आ गए हैं। मगर इनके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश होगा, अभी नहीं, वक्त आने पर होगा। अभी देखें, ये मुस्लिम नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और आके उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा बना के उन्होंने इसको फारिग कर दिया। टेक्निकली ये फारिग हो गए हैं आसम भाई। जितनी टिकटों की तकसीम, जितने ओहदेदार हैं, वो सारे मरियम नवाज ने खुद जा जाके जिलों में लोगों को ओहदे भी बांटे, तरीके भी दी। ये नाम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और जिस दिन ये निकले फारिग हो गए, ये खुडे लहर हो गए, यहाँ पर हुकूमत होगी मरियम की। अब यहाँ पर आकर एक क्लैश एक होगा, उस क्लैश की सूरत में ये मुस्लिम शहबाज बनेगी कि नवाज बनेगी, फिर यहाँ पर एक बड़े फिर गेमें चलेंगी अभी आने वाले वक्त में। तो बाकी इनका आसम भाई बस सोच ही कर सकते हैं इन्होंने क्या करना, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। आपने भी बात की है, इससे एक रिलेटेड सवाल है बिल्कुल छोटा सा, कि जब से मुस्लिम लीग नून मार्जिब युद्ध में आई है, इनको हमेशा इंतखाबी निशान शेर मिला है। हमेशा से इनका इंतखाबी निशान शेर है, जिस तरह पीपल पार्टी के पास तीर का निशान है, हमेशा से है। लेकिन क्या वाकई नून लीग और शीन लीग को वाकई कोई रियलिटी है इस बात में कि इस दफा
मरियम नवाज को उन्होंने तंदूर का जो इंतखाबी निशाना अलॉट किया गया है, क्या इसमें कोई हकीकत है कि वाकई इनमें कोई डिवीजन पाई जाती है? जी, वो ये तो ग्राउंड रियलिटी है। ये तो बिल्कुल दो जमातें हैं। लंदन में भी यहाँ पर दो ग्रुप ही हैं इनके। एक ग्रुप मुस्लिम शहबाज को सपोर्ट बिल्कुल, करता है, एक ये मुस्लिम नवाज रियलिटी को है। सपोर्ट करता है। तो हाँ, तो पाकिस्तान में भी ये, क्योंकि ये खुल के सामने आ नहीं रही, इससे नहीं आ रहे कि इनके अपने केसेस बने हुए हैं। अगर आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ ने आना था तो शहबाज शरीफ बंदे लेके दैट्स एयरपोर्ट राइट। के ऊपर नहीं पहुंचे थे। तो लोगों ने बड़ा कहा था कि तो आए, तो उन्होंने फिर नहीं पहुंचे थे। तो फिर वहां पर भी इसका वो मसला बना बहुत ज्यादा इनके लिए, शहबाज साहब के लिए, कि तो क्यों नहीं पहुंचे। इनके अपने बंदे कहते रहे, देखे जी वो पहुंचे नहीं थे, वो वो आपको उस वक्त याद होगा पहुंचे कि नहीं थे। नवाज शरीफ ने उस वक्त अब ये कहा नवाज था शरीफ कि जो को नारे लगाने वाले थे, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई कोई बंदा नहीं था। ये इस तनाजुर में उन्होंने कहा था। भला नहीं समझ। बिल्कुल। तो अभी यही सूरत हाल अभी की भी यही है बेचारे। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको असल से आराम से मक्खन से बाल करके निकाल दिया, उसको बना दिया चीफ एग्जेक्टिव, सब वो करेगी। अब देख लें, अब जो मरीम नवाज जो बोलती है ना, पीछे तोते सब उसी जुबान पे। देख लें, जवेद लतीफ देख लें, मरियम औरंगजेब देख लें, फिर अभी एक और साहब हैं, अहमद खान दैट्स साहब राइट। जो वकील हैं, वो देख लें। ख्वाजा जो है आसफ। ख्वाजा क्या नाम उनका, आसफ देख लें। और दूसरा जो है साहब का प्राइम मिनिस्टर जो है खान अब्बासी देख लें। ये इनकी लाइन एक ही, एक ग्रुप है। जब ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप पैदा हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में बड़े हालात अभी खराब आ रहे हैं आसम भाई। जो ये चाह रहे हैं कि बजट दे के हम कुछ आवाम को रिलैक्सेशन दें। बजट में ये थिंक कर रहे हैं कि जी जो है पेट्रोल 50 पाउंड नीचे करें, और कुछ करके लोग लेकिन वो को तो जरा ऑलरेडी रिलीफ आलमी दें, ताकि आलमी हमारे मार्केट में लोग। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो ऑलरेडी काफी हद तक कम हो चुकी हैं। हाँ। लेकिन ये चाह रहे हैं कुछ करके बजट देके कुछ करें। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी चीफ जस्टिस चेंज होने वाले हैं, सदर भी चेंज होने वाले हैं, और बहुत सारे अभी हालात होने अभी खालिद देखे भाई, आने वाले जाते वक्त जाते में एक क्या छोटा होता सा है। सवाल। जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि खान साहब एक आलमी लीडर हैं, वो एक आलमी पाए के लीडर हैं, वो इस तरह जिस तरह हमारे बाकी साबका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी तरह नहीं है। उनकी बात को, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चाइना का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो अरब कंट्रीज के बादशाह हो, खान साहब की बात जो है उनमें एक वजन होता है। पूरा आलमी मीडिया खान साहब के मुंह से निकली हुई बात को, पूरा आलमी मीडिया कवरेज देता है और उनकी बात को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर माना जाता है। लेकिन जी। मुझे और कई दोस्तों ने एक सवाल किया है कि किस के पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसको इस चीज का पूरा इल्म है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में क्या है, लेकिन इसके बावजूद वो खान साहब को क्यों गिरफ्तार करने पर तुले हुए हैं? इनके पीछे क्या लॉजिक है जी खालिद साहब? अच्छा, बहुत सारी जो है स्पेकुलेशंस हैं इस वाले से। अच्छा, मैं एक टेक्निकल बात करूंगा आसिम जी आपसे, कि आप नोटिस करें कि जब वो खान साहब की हुकूमत थी ना, खान साहब ने इंडिया से कहा था कि हम आपसे मुदाखलत नहीं करेंगे जब तक कश्मीर के जो दो आपने जो कवानीन खत्म किए, उनके राइट्स खत्म किए, उस वक्त तक हम बात नहीं करेंगे। और खान साहब ने बकायदा जो है उनसे बात नहीं की। और जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की, ये स्ट्राइक, तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से वहां पर दिया बिल्कुल। गया। हमारे जहाज गए वहां, हमला किया, करके वापस आए। जब उनका जहाज आया तो उनका जहाज मार कराया। अभी दैट्स राइट अभिनंदन या। जो उनको पकड़ लिएगा, अभिनंदन को पकड़ लिया गया। तो अब दूसरा, उस वक्त में देखें कि रूस के साथ कैसे तल्लुकात थे इनके, अमेरिका के साथ क्यों खिलाफ थे। जब तक खान साहब की हुकूमत रही थी, FTF की लिस्ट में नाम डाला गया। जैसे खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, इनकी हुकूमत आई, इनको खुश करने के लिए, इस हुकूमत को सपोर्ट देने के लिए, फौरन उसका नाम भी FTF की लिस्ट से जो है पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में जो है कर दिया गया। तो वो बहुत सारी चीजें, एक तो इंटरनेशनल भी है, खान साहब जो है एक इंटरनेशनल लीडर है। तो वो अगर यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं सऊदी अरेबिया और जो है रूस। अब आपको पता है कि चाइना ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। पता है आपको कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की बिल्कुल सुलह बिल्कुल, करा दी सऊदी है। ईरान की सुलह किनके करवा दी, साथ? बिल्कुल। और उनके साथ सुलह करा दी जिनके साथ कभी बिल्कुल किसी ने सब्र नहीं किया था कि होगी। ईरान के साथ सुलह करवा दी है। खालिद साहब,
यमन के मेरे साथ ख्याल जंग में इसी बंधवा दी है। तरीके से, यानी कि इसी वजह से रजीम चेंज हुआ था, क्योंकि जो बैरूनी कुव्वतें थी उनको पता था कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। इसी वजह से खान साहब को रस्ते से हटाया गया जी था, वरना ये जो चीजें हम आज जी देख रहे हैं, बिल्कुल। यकीन कीजिए ये साल पहले ये सारी होनी थी। और ये जो चीजें हुई हैं, ये बेसिकली रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बदले में इनसे जो वादे किए गए थे, जिस तरह खान साहब ने इल्जाम लगाया कि जनरल जनरल जो बाजवा उन्होंने इनके साबका थे जो हमारे सफीर, उनका नाम से निकल गया, उनके थ्रू मेरे हसैन खिलाफ हक्कानी। कंपेन चलवाई। मेरे वहां पर हुसैन हक्कानी के थ्रू मुझे वहां पर गंदा किया गया कि मैं अमेरिकन के बहुत खिलाफ हूँ, और जो उसको कहा गया ये बड़ा आपके प्रो है, तो करके ये चक्कर चलाया गया था। असल में ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो है उसमें एक अहम रोल है, ये हम माने या ना माने। उसकी जो चेंजिंग सारी हमारे मुल्क के अंदर आई थी, जिस तरह वो स्पीड ने लेटर लिखा था, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इनका अपना भी कुछ क्लैश था। जो जनरल बाजवा करते कि यार हमारे साथ लड़ाई के हम लड़ नहीं सकते, हमारी मौसद ऐसी है, वो लड़ाई के हक में नहीं थे। खान साहब कहते थे कि अगर वो जो इंडिया करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। खान साहब की एक अपनी पॉलिसी थी, तो इनके अगेंस्ट थे। तो जब बहुत सारे और कंट्री जो इनकी खान साहब के अगेंस्ट एक मसला बन गया, वो जब यूक्रेन की जंग हुई उस वक्त भी कहा कि आप बयान तो नहीं दिया, और फिर उस वक्त आप नोटिस करें कि आर्मी चीफ ने बयान दिया उस हवाले से। इसने देखिए कैसे हो सकता है कि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बयान नहीं दे रहा दैट्स है राइट। और आर्मी चीफ उठ को बयान दे रहा है। यानी कि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन थी, मगर असल जो चीज है इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने लोकल स्टैब्लिशमेंट से मिलकर कुछ और जो लोग तैयार किए गए सारे मिलकर एक काम हुआ, जिसके से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान आज से फिर 20-30 साल पीछे चला गया। हमारी जो तरक्की हो रही थी वो खत्म हुई, और मुल्क के अंदर जो निज़ाम है कि सियासी लोग हैं, उन्होंने मुल्क की तरक्की की बजाय हमेशा ही फजल रहमान जैसे लोग जिन्होंने मुल्क को तबाह करने में हमेशा अहम किरदार अदा किया। बदकिस्मती अल्लाह ताला ने ऐसे जो है हम तो वैसे लोग नाज़र किए हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे थैंक यू वेरी मच हमारे। खालिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह ताला नए इशू के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।